Yes, good morning students. Now today we will discuss NCERT question answers, page number 200 to 220. So first we start with page number 200. So first question देखिए क्या है हमारे पास, What does an electric circuit mean? So यहाँ पे हमने सिर्फ क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है. सो जैसे हमने चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े थे तो वहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ. सिंपली हमारे पास एक सर्किट है, दोबारा से देखिए, ये हमारे पास एक बैटरी है, इसके साथ हमने एक स्विच को जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया. सो बैटरी यहाँ से करंट सेंड कर रही है. सो मान लो आई करंट इसमें से सेंड हो रहा है. सो बेसिकली ये पाथ जहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक एक कंटिन्यूस पाथ करंट फॉलो कर रहा है. सो इसी पाथ को हम सिंपली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या हो गया, अ कंटिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच सिंपली एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. सो होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सभी को. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है. सो बेसिक है, कुछ भी नहीं है इसमें. इलेक्ट्रिक करंट हमने पहले पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करंट का मतलब क्या होता है. सो करंट इज़ बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. सो यहाँ पे हमने स्टेट या फिर बेसिकली डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. यूनिट ऑफ करंट का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे करंट को डिफाइन नहीं करना, हमने करंट के यूनिट को डिफाइन करना. सो करंट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर, जिसे हम ए के साथ लिखते हैं. तो यहाँ पे हमने करंट को डिफाइन नहीं करना है, यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करना है, यानी कि हमने एम्पियर को डिफाइन करना है. सो यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना है, ध्यान रखना है कि एम्पियर को जब भी या किसी भी यूनिट को जब भी हमने डिफाइन करना है तो स्टैंडर्ड हम 1 के साथ डिफाइन करते हैं. सो 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड. सो यानी कि जब भी 1 कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो करंट कितना होगा हमारे पास, 1 एम्पियर. दैट इज़ 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलम डिवाइड्स बाय 1 सेकेंड. यानी कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है. होप समझ में आ गया क्वेश्चन ये. सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वैसे तो. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो 1 कूलम ऑफ चार्ज में यानी कि 1 कूलम चार्ज में हमने ये पता करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास. सो ये वाले होते हैं. सो देखिए हमारे पास गिवन वैल्यू जो चार्ज की हमें दी हुई है वो क्या है, 1 कूलम. और बेसिकली जो यूनिट होता है हमारे पास, बेसिक चार्ज होता है ई, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. सो क्यू का एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू ई. सो यहाँ से हमने नंबर को निकालना है. सो नंबर को एक साइड पे कर लिया हमने, इट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई. सो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं. क्यू की वैल्यू 1 कूलम एंड ई की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19. सो इसको सॉल्व करना है, ये पहले भी करवाया हुआ है मैंने. सो वहाँ से आप देख लेना, इसका सिंपल आंसर हमारे पास क्या आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. सो कैलकुलेशन ये बड़े आराम से कर सकते हो आप. सो यहाँ पे हमारे पेज नंबर जो 200 के क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो गए. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 202 पे. सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. सो सिंपल क्वेश्चन है, हमने ये बताना है कि एक ऐसा डिवाइस बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है, बैटरी. सो बेसिकली बैटरी से करंट मिलता है और करंट हमें कैसे मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से. सो कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहाँ से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा. सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेट टू बी 1 वोल्ट. सो हमने क्या बताना है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हमने डिफाइन करना है बेसिकली. सो अभी हमने ऊपर भी किया था. 1 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन मूविंग द चार्ज. सो यानी कि 1 जूल वर्क होगा और 1 कूलम चार्ज होगा हमारे पास, क्योंकि स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रहे हैं हम. सो जब भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है सभी को हमने 1 कर देना. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. सिंपल था ये भी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. सो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं पहले. एनर्जी
एनर्जी का मतलब यहाँ पे वर्क की बात कर रहा है ये। ईच कूलम मतलब हमारे पास जो क्यू की वैल्यू दी हुई है वो 1 कूलम दी हुई है। सो वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है। सो हमने क्या पता करना है, एनर्जी पता करनी है। एनर्जी मतलब हमने डब्ल्यू पता करना है। सो डब्ल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास वी मल्टीप्लाई क्यू। सो 1 × 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। ये भी सिंपल ही था। चलते हैं पेज नंबर 219 पे, 9 पे। सो 209 पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन वट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, और लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सो ये क्वेश्चन हमारा CBSE 2018 का भी क्वेश्चन है। सो फाइनल पेपर बोर्ड एग्जाम में CBSE 2018 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसे ध्यान से समझते हैं। सो फैक्टर्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे। सिंपली जो रेजिस्टेंस होता है वो सिंपल डिपेंड करता है लेंथ पे। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर डिपेंड करता है ये एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अगर हम एरिया की बात करते हैं, क्योंकि इन्वर्सली है तो एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, या फिर एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। थर्ड है हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस कम होता है और जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनके लिए हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड वाई। सो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमारे पास एक थिक वायर है, एक थिन वायर है। ऑब्वियस है थिक वायर का एरिया जो होगा हमारे पास, थिक वायर का जो एरिया होगा हमारे पास वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और थिक वायर का अगर एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस होगा। तो उसने पूछा क्या हमारे पास, विल द करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर। अब सिंपल सी बात है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखना है। करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना इजीली फ्लो करेगा। इसका मतलब जो हमारी थिक वायर है उसका एरिया ज़्यादा है, उसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट उसमें से इजीली फ्लो करेगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, थिक वायर। समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखो आंसर भी दिया हुआ है हमारे पास, द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू थिक वायर, क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, लार्ज, एंड मोर इज द ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली फ्लो। सो स्मॉलर द रेजिस्टेंस विल बी द कंडक्टर। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 209 पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं पहले हम। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, वट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ से एक चीज़ सिंपल है, अब V किसके प्रोपोर्शनल होता है, I के। अब यहाँ से ओहम्स लॉ को अगर हमने स्टडी करना है तो वो कैसे करेंगे, R = V/I। अब R को तो कांस्टेंट कर दिया, अब हमने क्या किया, सिंपली करंट की वैल्यू को हाफ कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हाफ कर दिया। तो करंट में क्या चेंज आएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ किया है तो अभी हमने देखा है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। अगर आप V को हाफ करें यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करें तो ऑटोमेटिकली I भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो सिंपल आंसर है देखो, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ द करंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस टू हाफ बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why the coils of electric toaster and electric irons are made of alloy rather than a pure metal। ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सो इसमें देखो पूछा गया हमसे कि जो इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, इनके जो हीटिंग एलिमेंट है या इलेक्ट्रिक जो कोड्स होते हैं हमारे पास, ये अलॉय से क्यों बनाते हैं, हम प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाते। ये भी क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है CBSE में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो ये सिंपल, इसके 2 रीज़न होते हैं हमारे पास। पहला, जो अलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से बहुत ज़्यादा होती है, एंड दूसरा अलॉय जो होता है वो ऑक्सीडेशन के अंडर नहीं जाता है या बर्न नहीं होता है इवन एट हाई टेम्परेचर। सो सिंपल कि अगर हम प्योर मेटल के कॉइल्स बनाते हैं तो एक तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। सो रेजिस्टिविटी कम होने के कारण बेसिकली क्या होगा, वो रेड हॉट नहीं हो पाएगा एंड वो बर्न हो जाएगा। सो इसी वजह से हम इन्हें प्योर मेटल की बजाय किसका बनाते हैं, अलॉयज़ का बनाते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 209 पे ही हम। यूज़ द डाटा गिवन इन टेबल 12.2
ये आपने NCERT बुक को चेक कर लेना, वहाँ पे डाटा दिया हुआ है पेज नंबर 207 पे। सो वहाँ से हमने डाटा को देख के क्लियर करना है विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में से कौन ज़्यादा बेटर है, आयरन और मरकरी में से कौन ज़्यादा बेटर कंडक्टर है। सो मरकरी और आयरन, अगर आप इसकी टेबल में से रेजिस्टिविटी चेक करोगे तो कुछ ये मिलेगी हमें, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, ये है हमारे पास मरकरी की। अब आप ध्यान से देखो, ऊपर 10 है, नीचे 94 है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी आयरन की कम है, तो आयरन में से करंट जो है इजीली फ्लो करेगा, इसका मतलब आयरन विल बी द बेटर कंडक्टर देन मरकरी। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पे इसके, विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर। जब आप टेबल में देखोगे तो सबसे रेजिस्टिविटी जो कम होती है हमारे पास वो किसकी होती है, 1.60 × 10⁻⁸ दैट इज़ ऑफ सिल्वर। सो सिल्वर विल बी द बेस्ट कंडक्टर। सो यहाँ पे हमारे 209 पेज के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 213 पे। सो 213 पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट ईच। सो 3 सेल्स हैं हमारे पास 2 वोल्ट के ईच, 5 ओम का रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है और 12 ओम का एक प्लग की है हमारे पास, और ये सभी को हमने सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सो नीचे देखो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। सो यहाँ पे 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम तीनों को हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, दैट इज़ दे बिकम इन सीरीज़। इसके साथ नीचे हमने इनके साथ ही एंड टू एंड एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसमें 3 सेल दिखाए हुए हैं हमें, 2 वोल्ट का ईच है, और साथ में हमने एक प्लग की। ये सारे ही एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, दैट्स वाई सिंपली ये जो सर्किट हमें दिख रहा है वो किस में है हमारे पास, सीरीज़ में। यस स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम को हमने दोबारा से, उसने बोला रीड्रॉ करो। सो रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे हमने साथ में क्या करना है, एक एमीटर और दूसरा एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है, और ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि एमीटर को हम सीरीज़ में और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो डायग्राम जो हमारी है वो कुछ इस तरह से थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बाकी सेम रहेगी। एमीटर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, कहीं पे भी कर सकते हो आप। 5 ओम के साथ कर दिया हमने, बैटरी का एक एंड इसके साथ जुड़ेगा और एक रेजिस्टेंस के साथ। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगाना है हमने, और वो उसने बोला है कि 12 ओम के साथ लगाना है। तो इस तरह से हमारी डायग्राम जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, रीड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग्स को निकालना है। कौन सी रीडिंग्स को, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब ये कैसे निकालना है, देखो सबसे पहली बात, क्योंकि हमने जो एमीटर है वो सीरीज़ में लगाया होता है, सो सीरीज़ में लगाने के कारण हमें पता है कि सीरीज़ में जो करंट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। तो हम क्या करेंगे, सभी जो गिवन रेजिस्टेंस हैं इनको निकाल लेंगे हम टोटल आर, क्योंकि सीरीज़ में सभी को प्लस कर लेंगे तो टोटल प्लस करके कितना आ जाएगा, 25। अब हमने निकालनी है रीडिंग ऑफ एमीटर, क्योंकि एमीटर करंट को नोट करता है, तो करंट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, V/R। अब V की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3 हमारे पास सेल्स हैं 2 वोल्ट ईच, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6/25। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.24। अब हमने नोट करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। सो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर में हम क्या करेंगे, V = IR। अब एक चीज़ का याद रखना है कि 12 ओम में से निकालना है, तो 12 ओम में से हमें करंट पता होना चाहिए कितना जा रहा है, क्योंकि सारी सीरीज़ में है। सो इसका मतलब सभी में से करंट क्या जाएगा, हमारे पास सेम जाएगा। तो 0.24 किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, करंट की। एंड क्योंकि इसे हमने 12 ओम में से निकालना, तो 12 ओम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2.88 वोल्ट। सिंपल ही है, सो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 216 पे। सो क्वेश्चन नंबर 216 पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। सो सिंपल ही है ये क्वेश्चन बिल्कुल। सो यहाँ से देखो पहले सबसे एक तो हमारे पास 1 ओम है, ये 106 नहीं है, इसको ठीक कर लेना आप, 10⁻6 है ये। अब जब हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा ये। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/1, सो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी आएगी। सो अराउंड जो हमारा रेजिस्टेंस है यानी कि 0.0000 समथिंग आएगी। तो जब आप 1 में 0.0000 समथिंग जोड़ोगे तो वो 1 के बराबर ही रहेगा, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लगभग 1 के बराबर ही आएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो इक्वलेंट रेजिस्टेंस <1 दिया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रिक आपने याद रखनी है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है
वो क्या रखनी है कि जब भी हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ से 10⁻⁶ और 1 में से जो बहुत छोटा रेजिस्टेंस है वो कौन है, 1 है। तो जो भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा हमारा आंसर उससे भी कम आएगा, यानी कि हमारा आंसर 1 से भी कम आएगा। तो इसी वजह से जो हमारा आंसर है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेस देन 1। इसी तरह से जब आप सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट में भी यही चीज़ है, 1 ओम, ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁶ है। जब आप 1, 10⁻³ एंड 10⁻⁶ को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसमें भी सबसे छोटा 1 ही रहेगा। अब हमें पता है जब सारे रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे वाले से भी कम आता है, यानी कि हमारा आंसर अगेन फिर से क्या होगा, 1 से भी कम होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से भी लेस देन 1। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सभी के। सो पेज नंबर 216 पे ही हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब क्या है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, एक टोस्टर है हमारे पास 50 ओम और एक वाटर फिल्टर है हमारे पास 500 ओम। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि सारे पहले तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और जो हमारा मेन सोर्स है करंट जो प्रोवाइड करेगा वो कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट। अब हमने सबसे पहले पता करना है रेजिस्टेंस। वट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दें जो सेम सोर्स का है जिससे हम पहले करंट ले रहे थे, दैट टेक्स एज मच एज करंट द ऑल 3 अप्लाइंसेज, व्हाट इज़ द करंट इज़ थ्रू। सो पहले हमने रेजिस्टेंस पता करना है, फिर हमने करंट पता करना है। अब सारे पैरेलल में, सबसे पहली बात, जब सारे पैरेलल में होते हैं तो हम उन्हें कैसे कनेक्ट करते हैं, 1 करके। सो कैलकुलेशन आपने सभी ने खुद ही करनी है। सो यहाँ से 1/100 हो गया, 1/50 हो गया, 1/500 हो गया, प्लस करोगे 16/500, इसे रिवर्स कर दो 31.25 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो क्लियर ही हो गया, क्योंकि हमें उन्होंने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ आयरन कितना आ गया, 31.25। अब हमें उसने बोला था कि वो करंट इसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, V/R के बराबर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। वी की वैल्यू हमें दी हुई है 220, रेजिस्टेंस अभी हमने इसको निकालना है, इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेना आपने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज़। सो यहाँ से हमने सिर्फ सीरीज़ और पैरेलल को कंपेयर करना है कि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है, वो हम पैरेलल में प्रेफर क्यों करते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है हमारे पास पैरेलल के, देखो सबसे पहली बात, जब हम पैरेलल में किसी भी सर्किट को लगाते हैं तो अगर कोई भी अप्लाइंस हमारा किसी डिफेक्ट के कारण वर्किंग करना बंद कर देता है तो बाकी जो डिवाइस हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास पैरेलल का, कि अगर हमारे अप्लाइंसेस में कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो बाकी चीज़ें नॉर्मली चलती रहती हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम सीरीज़ में करते तो सीरीज़ में क्योंकि करंट सेम जाता है सभी डिवाइसेस में, तो अगर हमारा एक भी डिवाइस वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी सारे भी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सो सेकंड पॉइंट देखो हमारे पास क्या है, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैज़ इट्स ओन स्विच। अब आपने देखा होगा फ़ैन का अलग स्विच होता है, टीवी का अलग स्विच होता है। सीरीज़ में क्योंकि करंट सेम रहता है तो सभी को हमें स्विच भी सेम देना पड़ेगा। जैसे हमने अब मान लो रूम में ट्यूबलाइट को ऑन करना है, तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो आपका, क्योंकि सीरीज़ में स्विच सेम है तो ट्यूबलाइट भी ऑन हो जाएगी, टीवी भी ऑन हो जाएगा, फ़ैन भी ऑन हो जाएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। सो पैरेलल का ये एडवांटेज बहुत बड़ा है कि हर एक डिवाइस को अपना एक ऑन स्विच मिलता है। सो जिसकी भी हमें ज़रूरत है उसी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम चला सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। सो पॉइंट नंबर 3 देखो क्या है हमारे पास, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज, यानी कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज मिलती है हर एक अप्लायंस को वो कितनी मिलती है, सेम, दैट इज़ 220 वोल्ट। इंडिया में ये 220 होती है, बाकी कंट्री वाइज ये चेंज भी हो सकती है। जैसे इंग्लैंड में जो वोल्टेज वो प्रेफर करते हैं वो 110 वोल्ट प्रेफर करते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 पे। इन पैरेलल कनेक्शन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस रिड्यूसेस, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो रिवर्स हो जाता है। सो रिवर्स में जब हम रेसिप्रोकल करते हैं
तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट की जो सप्लाई मिलती है वो हमें क्या मिलती है, हाई। सो ईजिली करंट जो है वो फ्लो करता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 216 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ कैन 3 रजिस्टर, एक है 2 ओम, एक है 3 ओम, एक है 6 ओम, विल बी कनेक्टेड टू गिव द टोटल रेजिस्टेंस 4 एंड 1। सिंपल ही है। अब हमने अपनी मर्जी से इन्हें कनेक्ट करना है, बट कनेक्ट इस तरीके से करना है कि हमारा आंसर 4 ओम होना चाहिए और 1 ओम होना चाहिए। सो इनको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, सीरीज़ में करो, पैरेलल में करो, लेकिन आपका आंसर जो है वो आपको कलेक्ट करना है 4 ओम और 1 ओम। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, जो आपका 3 और 6 है इसको तो आपने पैरेलल में कर लिया। जब आप पैरेलल में इसे सॉल्व करोगे तो वो ऐसे सॉल्व होगा, एंड जो हमारा 2 ओम बच गया उसको हमने सीरीज़ में कर दिया, यानी कि 2 ओम को सीरीज़ में करना है और जो तुम्हारे 3 और 6 है इसको आपने पैरेलल में करना है। सो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप पहले 1 और 3 और 6 को सॉल्व कर लो। सो जब आप 3 और 6 को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 1/2 आएगा, जब आप रिवर्स करोगे तो वो 2 आ जाएगा। सो 2 + 2 जब आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से हमने आंसर निकालना है 1। सो 1 निकालने के लिए हमने क्या किया, सो इन सभी को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जब आप सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो 1/1 यानी कि 1 ओम हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या हमारे पास, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन देना हमने इनका हाईएस्ट और लोएस्ट। सो जब हाईएस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस का इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद वो लोएस्ट की बात कर रहा है, तो लोएस्ट किस में होगा हमारे पास, पैरेलल में। सो यानी कि एक बार आप इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर दोगे, एक बार आप उसे पैरेलल में। सो सीरीज़ में 48 आ रहा है आंसर, एंड जब आप सभी पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 2 ओम। सो यहाँ पे 216 के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 218। सो 218 पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। सो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हीट जनरेटेड होती है वो हमारे पास बेसिकली जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमने पढ़ा था, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास I² R/T। सो बेसिकली जो हीटिंग एलिमेंट है हमारे पास किसी भी हीटर का, टोस्टर का, वो हमारे पास अलॉय का बना होता है, नाइक्रोम। सो बेसिकली ये अलॉय है, और अलॉय जो होता है वो बन जाता है रेड हॉट हाई टेम्परेचर्स पे। सो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लेकिन जो हमारी कोड होती है यानी कि जो वायर होती है वो बेसिकली किससे बनी होती है, मेटल से, यानी कि कॉपर। सो कॉपर जो होता है वो रेड हॉट नहीं हो पाता है, सो इसी वजह से वो ग्लो नहीं करता है। सो इसका मतलब जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ज़्यादा वो ग्लो करेगा। सो नाइक्रोम अलॉय है जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। सो 96,000 कूलम हमें चार्ज दिया हुआ है, एंड इसकी जो टाइम की वैल्यू है 1 आवर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट। सिंपल ही है ये भी। सो सबसे पहले क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें, टाइम वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास हीट का जो हमने W के लिए पढ़ा था, W = V/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का आप फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि वर्क डन यहाँ पे हीट के इक्वलेंट होगा। सो हीट को भी हम इसी के बराबर ले सकते हैं। सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। सो रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दिया हुआ है, टेक करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर है, हीट 12 इन 30 सेकेंड्स। सो यहाँ पे 30 सेकेंड है हमारे पास। सो सिंपल फॉर्मूला है हीट का, H = I² R/T। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 20 I², 5 × 5, सो 25 हो गया। R की वैल्यू 20 होगी हमारे पास, टाइम की वैल्यू 30। जब आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,000 जूल। लास्ट है हमारे पास पेज नंबर 220। सो पेज नंबर 220 पे देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज़ डिलीवर्ड बाय अ करंट। सो बेसिकली जो एनर्जी डिलीवर्ड है करंट की, सो वो बेसिकली
जो हमारा मेन फैक्टर होता है रेजिस्टेंस, उस पर डिपेंड करती है। करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी अमाउंट में जो एनर्जी है करंट डिलीवर करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब करंट बहुत कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ईजिली फ्लो करेगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट, सो करंट की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। सो 2 आवर को चेंज कर लेते हैं, 2 × 60 सो 7200 सेकेंड्स आ जाएंगे। इसके बाद पावर निकालने का सिंपल फॉर्मूला VI, सो 220 × 5 दैट इज़ 1100 वाट। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सो 100 × 7200, सो मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 2 0 जोर आ जाएंगी, सो 7200000। इसे आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 7.2 × 10⁵ जूल। सो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर है NCERT इन टेक्स्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। सो इनको आप ध्यान से एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके जैसे भी आपने देखनी है देखें, क्वेश्चंस को पहले क्लियर करें ध्यान से एंड रिवाइज़ करें। सो बाकी जो मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।